औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे हैं। हमारा फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइव ऑनलाइन सेशन है 3 आवर्स का। इसमें हम लोगों ने भी इंट्रोडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स और उसके सारे एक्सपेक्ट्स वगैरह को स्टडी किया। अभी जो है हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 153 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 153 पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सबसे ज़्यादा एफबीआर के साथ हमें नोटिस वगैरह भी इसी सेक्शन के अगेंस्ट आते हैं, और लड़ाई झगड़ा भी हमारा नॉर्मली जो है उनका इसी सेक्शन के ऊपर जो है वो चल रहा होता है। उसके लिए जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं, इसकी स्लाइड्स को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड्स लेक्चर के एंड पे आप सबके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी, और उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह रहता होगा तो जो हमारा कल का सेकेंड लाइव ऑनलाइन सेशन है उसमें जो है हमारा क्वेश्चन आंसर का जब सेशन आएगा तो उसके अंदर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो इसके लिए जो है जो नॉलेज बेस थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सेक्शन 153 का कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा क्या हुआ है इसके बारे में, और थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट इसके जो क्लोजेस सब सेक्शंस वगैरह उनको स्टडी कर लेते हैं, ताकि जब प्रैक्टिकली हम चीज़ों को जाके करेंगे तो एटलीस्ट हमें पता हो कि बेसिकली जो लॉ के अंदर जो टैक्स कंप्लाइंस हम कर रहे हैं वो किन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो वो एक क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, अपनी वर्किंग के ऊपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी भी ज़रूरी है, और थ्योरी के बाद उस थ्योरी को जो है हमने बेस बना के अपनी प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स की जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड्स जो होती है ग्रास रूट लेवल पे, वो हमने इसी वजह से इसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसके पीछे ऑब्वियसली हमारा थ्योरी का पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 153 का हमारे पास सब सेक्शन 1 है, इसमें हमारे पास जो है वो चार चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो कहता है कि जी एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन, ये कौन है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जनाब पेमेंट इन लमसम और पार्शियल पेड, यानी कि पार्शियल पेमेंट आपकी सीरीज ऑफ पेमेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा या पेमेंट इन एडवांस, यानी कि 3 तरीके से पेमेंट अगर आप कर रहे हो, चाहे आप उसको लमसम पे करें, चाहे आप उसको जो है पार्शली पे करें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, या आप उसको एडवांस में अपने बिजनेस एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई एडवांस पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और किसको करनी है, रेजिडेंट पर्सन को। तो इसके ऊपर जो हमने सेक्शन 153 की कंप्लायंस करनी है। इसके लिए जो है सब सेक्शन 1 हमारे पास है, इसके आगे हमारे पास 3 क्लोजेज हैं। अब सेक्शंस को पढ़ते किस तरह, सब क्लोज किसको कहते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में सारा करवा दिया हुआ है। तो सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में जो है वो हमारे पास आ जाता है सप्लाईज का, सेल ऑफ गुड्स सप्लाईज का। इसमें क्या वो क्या कहता है कि जी फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टूल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट वेयर द पेमेंट इज लेस देन 75,000। सिंपली मैं बताता हूँ कि जब आपने सप्लाईज की पेमेंट करनी है तो कोई भी आपका ऐसा वेंडर, ठीक है, जो तो आपको एक टैक्स ईयर के अंदर यानी कि जुलाई से जून के अंदर आप अगर उससे 75,000 तक का बिजनेस करते हैं तो फिर तो आप कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं काट सकते, इसको हम कहते हैं बीटीएल बिलो टैक्स लिमिट। लेकिन अगर उससे 75,000 से ज़्यादा का बिजनेस करेंगे टैक्स ईयर के अंदर तो फिर आपने पिछली प्रीवियस पेमेंट 75,000 प्लस जो आगे आपने नेक्स्ट उसे जो काम किया बिजनेस किया है उसके ऊपर भी आपने टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना। उसी तरीके से जो हमारे पास सब क्लोज बी आता है, ठीक है, ये हमारी सर्विसेज से रिलेटेड है, सेम इसमें वो कैटेगरी है, लेकिन इसमें कहता ये है कि इसमें अमाउंट का जो थ्रेश होल्ड है वो 30,000 है, कि 30,000 तक अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं एक साल के अंदर एक वेंडर से तो कोई टैक्स नहीं काटना, बिलो टैक्स लिमिट है। लेकिन अगर आप 30,000 से प्लस चले जाते हैं तो फिर आपने जो है उस सर्विस के अगेंस्ट जो आपने ली है अपने सर्विस प्रोवाइडर से उसको पेमेंट करते हुए आपने जो है टैक्स विदहेल्ड करना है। फिर हमारे पास क्लोज सी आ जाती है, ठीक है, ये हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी के साथ भी हो सकता है, इंडिविजुअल का या एओपी के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज क्या हैं वो हम आगे इसके रेलिवेंट स्लाइड में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोज बी आ जाता है प्रोवाइडिंग एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। उसमें ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिसीट ऑफ द पेमेंट अंडर क्लोज बी, ठीक है, क्लोज बी कौन सा था, ये वाला, रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, रिसीव द पेमेंट through an agent or any other third person and the agent, or as the case may be, the third person retains service charges or fee by whatever name called from the payment remitted to the recipient. The agent or the third person shall be treated to have been paid the service charges or fee by the recipient, and the recipient shall collect tax along with the payment of receipt. सिंपली इसकी क्या है, इसका बड़ा ज़बरदस्त है। हमने इसकी 3-4 कैटेगरी की, आगे हमने इसका प्रैक्टिकल वो ना सारा बना के भी रखा हुआ है इसकी विद होल्डिंग का, तो उसमें भी स्टडी कर लेंगे। सिंपल उसमें ये कह रहा है कि जनाब आपने जब पेमेंट करनी है ना, चाहे वो थ्रू एजेंट कर रहे हो, ठीक है, या आप जो रेसिपेंट ऑफ सर्विस है यानी कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो और वो अगर विद होल्डिंग एजेंट भी है
ठीक है। तो उसने जो है इसके ऊपर जो है टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कि उसने पेमेंट के टाइम पे जो है उसकी क्या करनी है, टैक्स की डिडक्शन करनी है। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सपोर्टर आ जाता है या एक्सपोर्ट हाउस है, उसमें वो सिंपल, इसमें भी तीन चीज़ें हैं कि चाहे वो पेमेंट एडवांस में करे, पेमेंट फुल करे, ठीक है, या उसकी पार्शली पेमेंट करे, ठीक है, रेजिडेंट पर्सन को। अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन मैं आपको स्टार्टिंग में सारा करवा चुका हूँ, ठीक है। और इसलिए क्या करेगा, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है ग्रोस अमाउंट के ऊपर टैक्स विद हेल्ड करेगा। ग्रोस अमाउंट मैंने अभी आपको 5 W जो हमने अप्लाई किए थे विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर, वहां पे हमने ये ग्रोस अमाउंट वाला कंसेप्ट जो है क्या किया है, स्टडी कर लिया। इसके अलावा रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विस, वो किसके अगेंस्ट है, कुछ स्टिचिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी, वॉशिंग, सीजिंग, वेविंग वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सब सेक्शन 3 आता है मिनिमम टैक्स। अब सब सेक्शन 3 हमें क्या बताता है, ये इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड किया था, उसमें ये बताता है कि द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 कौन सा है, मैं प्रीवियस स्लाइड पर जाकर बताता हूँ। ये सब सेक्शन 1 है, यानी कि इसके क्लोज ए सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस वाला, क्लोज बी और क्लोज सी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। उसमें वो ये कहता है कि द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सब सेक्शन 1 and subsection 2 of this section on the income of a resident person shall be minimum tax। अच्छा, अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा समझाने वाला मिनिमम टैक्स। मैंने स्लाइड्स के अंदर जो है आपको मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, ठीक है, रिजीम वाला, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला मैंने बता दिया। उसको हम यहाँ पे भी थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स क्लोज ए में वो कहता है कि जनाब टैक्स डिडक्टेड under clause A of subsection B shall not be minimum tax where the payments are received on sale or supply of goods by the company। सिंपल इसमें ये चीज़ है कि अगर जो हमारे पास क्लोज ए था ये वाला गुड्स सप्लाईज वाला, अगर ये गुड्स सप्लाईज, अगर हमारा जो वेंडर है, सप्लायर है, ठीक है, अगर तो वो कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है, और या फिर वो जो है मैन्युफैक्चरर भी है उस प्रोडक्ट की, तो उसके लिए हम उसी तरीके से टैक्स विदहेल्ड करेंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट उसके लिए अलग होगा। अब उस वेंडर के लिए वो जो टैक्स है वो उसके लिए एडजस्टेबल होगा, ठीक है, वो उसके लिए मिनिमम टैक्स नहीं होगा। इन दो के अलावा, मैन्युफैक्चरर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अलावा बाकी तमाम को जब हम पेमेंट करेंगे गुड्स सप्लाईज के अगेंस्ट, तो उनके लिए वो टैक्स मिनिमम टैक्स होगा। अभी थोड़ा सा ये इस लिटिल बिट लुकिंग लिटिल कंफ्यूजिंग, इसको हम जाके जो है मैं आगे आपको बड़ा जबरदस्त एलैबोरेट भी कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एडजस्टेबल वो सिंपली कहता है कि जनाब टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन, यानी कि क्लोज सी कौन सा है, ये वाला एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर हम जब आप उसको पेमेंट करेंगे, तो उसको पेमेंट करते वक्त जो उसकी हम डिडक्शन तो उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसके लिए वो जो टैक्स है मिनिमम टैक्स रिजीम में नहीं आएगा, वो उसका नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला होगा, एडजस्टेबल टैक्स होगा। इसको हम आगे जाके कर लेते हैं। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, या आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल वगैरह होगी तो कल का जो हमारा सेशन है उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे ये पूछ लीजिएगा। ये भी उसी तरीके से सब सेक्शन 5 है, ठीक है, उसने डिफरेंट कैटेगरी बताई भी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सब सेक्शन 7 में। अब यहाँ पे सब सेक्शन 7 में उसने बताया कि जी प्रिस्क्राइब पर्सन, कौन कौन से प्रिस्क्राइब पर्सन है जो लोग जो है पेमेंट के टाइम पे जो है टैक्स को विदहेल्ड करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट है, कंपनी जो रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स पेयर भी बोलते हैं। SECP के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो इटसेल्फ विद होल्डिंग एजेंट बन जाती है। उसके अलावा अगर AOP है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट है, कंजोर्टियम और ज्वाइंट वेंचर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया। उसके अलावा AOP और इंडिविजुअल के लिए जो है उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि अगर तो उसका टर्नओवर जो सेल है, ठीक है, वो पिछले किसी भी साल में अगर 100 मिलियन रुपीस तक चली जाती है, चाहे वो एक साल में गई, दोबारा कभी ना गई, लेकिन जिस साल गई तब से वो फ्यूचर तक जो है अब वो क्या बन गया है, विद होल्डिंग एजेंट। यानी कि जब भी वो अपने बिजनेस का एक्सपेंस करेगा तो उसने उसके ऊपर जो है टैक्स विदहेल्ड करना है। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, FBR कल को असेसमेंट के टाइम पे अगर ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो वो उसका एक्सपेंस को कबूल नहीं करेगा, इनएडमिसिबल कर देगा और उसकी इनकम का पार्ट बना देगा। ये मैंने आपको सारा भी पीछे सारा समझा भी दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सब सेक्शन 7 में उसने क्या कि जनाब जो सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्चर हो, डेंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स या लॉयर्स वगैरह हैं। फिर सेल ऑफ गुड्स में उसने क्या है कि जी चाहे सेल आपकी कैश पे हो, चाहे उधार क्रेडिट पे हो, ठीक है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरर कौन कौन से है वो भी इसने यहाँ पे बता दिया।
अच्छा, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, टर्नओवर मींस है, तो उसने कहा जी द ग्रोस सेल और ग्रोस रिसीट। अब अभी जो मैं हमने 5W अप्लाई किए थे, कंसेप्ट अप्लाई किया था, तो मैंने आपको बखूबी उसमें बता दिया था कि जब आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट के टाइम पे आपने ग्रोस वैल्यू के ऊपर जो है इनकम टैक्स विदहेल्ड करना है। ये वही चीज़ उसने यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट की तरफ। अब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में हमारे पास सब सेक्शन में तीन चीज़ें थी, सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस और पेमेंट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हमारे पास कुछ सब सेक्शन में भी पेमेंट्स थी, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए जो है अभी हम चलते हैं अपने एक्टिव लर्निंग एंड लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। इस वीडियो के बाद और आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया गया हुआ है, बताया गया है कि जब आपके पास एक सेल टैक्स इनवॉइस आती है तो उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स की विद होल्डिंग किस तरीके से करनी है, उसको लाजमी देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको इसके बाद दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम इसको बाद में हम देखते हैं। अभी क्या करते हैं, हम लोग दोबारा से आते हैं अपने ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट की तरफ। ये एक्सेल की शीट भी आपको जो है लेक्चर के एंड पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसको बस आपने जो है बड़े गौर से देखना है। अब देखें, हमने यहाँ पे एक अज्यूम किया कि हमारे पास ये एक इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। सिंपली हमारे पास सेल रेवेन्यू था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस था, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किए तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस आया और हमारे पास फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिस, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, डायरेक्ट एक्सपेंसिस है, ये एक्सपेंस जब हमने बिजनेस के किए तो इन एक्सपेंसेस को करते हुए हम लोगों ने कुछ टैक्स जो था वो विदहेल्ड किया। उसमें नॉर्मली कौन कौन से टैक्स हो गए, सेक्शन 153 के हमारे पास क्लोजेज तकरीबन सारी होती हैं। गुड्स हैं, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, अपने सप्लायर से, तो उसको जब पेमेंट करते हैं उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करते हैं। अगर सर्विसेज हैं, ठीक है, लेबर के ऊपर आप है कोई मैन पावर सर्विसेज आप लेते हैं, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, जो मैन सर्विस, जो मैन पावर सर्विसेज है आपके कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है, उसको पेमेंट करते वक्त आपने जो है सेल टैक्स विदहेल्ड, सॉरी, इनकम टैक्स विदहेल्ड किया होगा। इसके अलावा अगर आपने अपना कोई से बिजनेस नेचर आपका कुछ तरह का कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह पे हायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, या अपने काम के दौरान कोई बाहर से आपको एक्सटर्नल सोर्स जो है उसको एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करते हैं, उससे काम कराते हैं, वो काम बेशक आपका एम्प्लॉय वाली है, लेकिन आप वो आपका एज अ एम्प्लॉय नहीं है, आपके पे रोल के ऊपर नहीं है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करके एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उससे कोई काम करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है। तो उसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो ये तमाम जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनके अगेंस्ट आपने ये सारी पेमेंट की होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो है आपके पास कौन कौन सी पेमेंट होती हैं, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट होती होगी, जो आपकी रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह की होती हैं। सर्विसेज में आपने गुड्स सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको पे करते वक्त आपने टैक्स विदहेल्ड किया होगा। फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे किया, ठीक है, उसके ऊपर आपने उनका टैक्स विदहेल्ड किया होगा। इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर जो है 5 है, ठीक है, 3 घंटे का पूरा लेक्चर है हमारा सेक्शन इसके ऊपर, सैलरी के ऊपर, सेक्शन 12 के ऊपर, और उसके साथ सेक्शन 149 उसकी विद होल्डिंग। फिर हमारे पास सेक्शन 155 है, जो से आपकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, जिसका आपने रेंट देना होता है। सेक्शन 15 उसके ऊपर भी हमारा पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है 2.5 से 3 घंटे का, उसके साथ हम इसकी वॉल्यूम वगैरह सारा देखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके एक्सपेंस है, आपके एक्सपेंस का पार्ट है। इसके अलावा अगर आपने कोई डिविडेंड की पेमेंट की है, कोई रॉयल्टी, टेक्निकल फी है, एडीटी होते हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टेरिटरी टैक्सेशन, ये कंट्रीज के बिटवीन जो है हम लोगों ने वो मेमोरेंडम साइन किया होता है, ठीक है, उनके टैक्स रेट्स वगैरह उनके थोड़े से रिड्यूस होते हैं, तो उसकी भी पेमेंट कोई ना कोई हो सकती है। अगर आपने कोई रेंट जो है वो आपने मशीनरी रेंट पे ली हुई है, और इसके अलावा काफ़ी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो यूटिलिटी वगैरह के ऊपर होते हैं आपके, ठीक है, वो तमाम टैक्स आप, बल्कि सॉरी, वो तो एडवांस में आपने पे किए होते हैं, ये वो हैं जो आपने विदहेल्ड करने हैं। तो मशीनरी अगर आपने कोई रेंटेड ली हुई है कोई प्लांट में, तो आपने उसका भी टैक्स पे करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने कंप्लाइंस करनी होती है सेक्शन 21 की, ये हम लोग जो है अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसके अंदर हम इसको प्रॉपर तरीके से सेक्शन 21 की कंप्लाइंस को भी देखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपके डिफरेंट आपके जो है आपने पेमेंट की अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, तो आपने उनकी ये सारी पेमेंट की भी है। तो अभी हम ये बेसिक देख रहे हैं। अच्छा, अब आपने जो एक्सपेंस किया पूरे साल में 6 लाख का, ठीक है, या पूरे साल में इंडायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख का, तो इसके ऊपर आपने डिफरेंट जो है सेक्शन के अगेंस्ट पेमेंट की, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से अज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास जो है कि सेल टैक्स की इनवॉइस आई, ठीक है। अब इनके सेल टैक्स को भी आपने इग्नोर करना है, वो मैंने जस्ट जेनेरिक जो है 17% डाल दिया यहाँ पे। तो ग्रोस अमाउंट हमारे पास जो है इनवॉइस की आ गई 1170 की। अब अज्यूमिंग ये कि हमारे पास जो है
से यहाँ पे गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सप्लाईज के अगेंस्ट हमारे पास सेल ऑफ अदर गुड्स आया। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये हमने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। अब इसमें देखें सप्लाईज में अगर इंडिविजुअल एओपी हो अदर सप्लाईज का, तो उसका जो नॉर्मल टैक्स है वो 4.5% है। अगर इनकम टैक्स में वो एटीएल में नहीं है, ये मैंने आपको भी रिसेंटली करवाया, ठीक है, तो उसका 100% 10th कैजुअल के रूल 1 के मुताबिक इंक्रीज हो जाता है, तो वो उसका 9% टैक्स आ गया। उसी तरीके से उनका सारा ये टैक्सेशन हमने दिए हुए हैं। ये सारे जो हैं इनके मिनिमम टैक्स हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल टैक्स है और फिर ये मिनिमम टैक्स है। इसका क्या आगे पर्सपेक्टिव वर्किंग में क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल उसी तरीके से है कि सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, इंडिविजुअल एओपी है तो उसका 4.5% रेट है। तो सिंपल हमने ग्रोस अमाउंट से जो है इसको देख लिया। अब ग्रोस अमाउंट में हमने कैसे, मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन हम इसका देख रहे थे विद होल्डिंग का, तो उसमें मैंने ये यहाँ पे आपको 5 जो है वो अप्लाई करवाए थे विद होल्डिंग टैक्स में। तो इसमें यहाँ पे जो है मैंने आपको फिर आगे करवाया था कि जी पेमेंट के टाइम पे किस कब पेमेंट करनी है, वो 158 का सेक्शन था, ठीक है, कि आपने टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगी। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको बताया था कि जी ग्रोस अमाउंट पे करनी होती है। ये अभी अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने इसके ऊपर सारी वर्किंग की है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम जो है ग्रोस अमाउंट के ऊपर जो है उसने टैक्स विदहेल्ड किया, ठीक है। ये सारे रेट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जस्ट आपके मेमोरी आपको एक दिखाने के लिए। ये हर चीज़ जो है वो आप इसको देख लीजिएगा जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जो मकसद समझाने का है वो ये है, अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब हम अब यहाँ पर जिस तरह सेल ऑफ शुगर है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है, ठीक है, तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं और आप सप्लायर से जो है वो फैक्ट्री से शुगर वगैरह लेते हैं और वो कंपनी है, लिस्टेड है, मैन्युफैक्चरर है, तो ठीक है, उसका तो रेट जो है वो 25% है, ठीक है। तो ग्रोस अमाउंट के ऊपर आपने जो है उसका ये विदहेल्ड किया और उसको पार्टी को बाकी तेरी पेमेंट कर दी। असल में मकसद जो है समझाने का वो ये है कि एडजस्टेबल और मिनिमम में क्या फ़र्क होता है उसको हम देख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सर्विसेज का भी उसी तरीके से बनाया हुआ है कि अगर कंपनी होगी तो उसका आपको पता 8% रेट है, तो ग्रोस अमाउंट का 8% है और उसके बाद वो उसको बाकी पेमेंट कर देगा। उसी तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट वाला है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब रेंडरिंग अदर सर्विसेज में जो है वो एक्टिव नॉन एक्टिव है, तो जो इंडिविजुअल और एओपी का होता है वो नॉर्मल रेट 10% होता है और इंक्रीज करके 20% हो जाता है। उसी तरीके से सिंपल जो है उसने ग्रोस अमाउंट पर टैक्स विदहेल्ड करके उसको बाकी की पेमेंट की हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज होती हैं। अब ये स्पेसिफाइड सर्विसेज कौन सी हैं ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे पास स्पेसिफाइड सर्विसेज है ना 3 और 6% वाली, नॉर्मल रेट 3% है और अगर एटीएल में नहीं है तो 6% है। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, फ्रेट है, एयर कार्गो, कोरियर, मैन पावर है, होटल सर्विसेज है, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर, दिस एंड दैट। ये तकरीबन हमारे पास कोई 22 के करीब सर्टिफिकेशन है सर्विसेज, टोटल 22 सर्विसेज हैं जिनके ऊपर 13% है। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। अगर ये होंगी, ठीक है, अगर इनमें से कोई सर्विस है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है तो 3% लेंगे एक्टिव की शक्ल में और नॉन एक्टिव की सूरत में 6%। अदरवाइज क्या है, इंडिविजुअल के लिए जो है वो 10% है और नॉन इन एक्टिव एटीएल का 20% है और कंपनी के लिए जो है वो सर्विस का 8% है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बहरहाल यहाँ पे एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ये सारे मैंने हेड चले किए हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में। ये चीज़ समझाने वाली ये है कि एडवर्टीजमेंट का जो एक्टिव होता है वो 1.5% है और इनएक्टिव में 100% इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, अज्यूम कर लेते हैं। चले एक्सप्लेनेशन में ये है कि जी इनकम टैक्स will be withheld on the service charges only. Advertisement charges cost must be mentioned on the invoice which are to be paid to the news channel. अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर और जो चैनल वगैरह होते हैं ना, जब आप इसमें एडवर्टीजमेंट करनी होती है ना, तो आप डायरेक्ट इनको नहीं कहते, इन्होंने आगे ना अपने एजेंसीज, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, एजेंट होते हैं जिनको आप ऐड देते हो और वो फिर आगे से ऐड जो है वो आपका लाइव करवाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको जो एजेंट है, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, उसने आपको फर्ज करने जो इनवॉइस भेजी है ना, उसके ऊपर उसने लिखा है कि जी एडवर्टीजमेंट चार्जेस आपके 50,000 है, ठीक है, पेबल टू न्यूज़ एजेंसी चैनल, और जो उसके सर्विस चार्जेस हैं यानी कि जो उसकी इनकम है इस एजेंट की वो 12,931 है, ठीक है। अब हमने जो टैक्स लेना है, हमने इसकी सर्विस चार्जेस के ऊपर टैक्स लेना है, ठीक है, ना कि हमने टैक्स उसका डिडक्ट करना है टोटल ग्रोस अमाउंट पे, क्योंकि ग्रोस अमाउंट पे नहीं हमने टैक्स करना। अब इस सूरत में 65,000 है, लेकिन हमने जो सेल टैक्स विद हेल्ड किया हुआ है वो, सॉरी, इनकम टैक्स जो विद हेल्ड किया है वो हमने उसके सर्विस चार्जेस के अमाउंट के ऊपर किया जो कि 12,000 है, ना कि हमने ग्रोस अमाउंट के ऊपर। ग्रोस अमाउंट या इस सूरत में जो कंसीडर्ड होगी वो उसके अपने सर्विस चार्जेस होंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है हमारे पास
फर्ज कर लें मैन पावर आउटसोर्स सर्विसेज है, ठीक है, आपका मैन पावर का काम है, ठीक है, आप जो है डिफरेंट कंपनीज को मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करते हैं। तो आपने फर्ज करें एक आदमी की सैलरी है ₹1,00,000, आपके अपने सर्विस चार्जेस है 20,000, तो आपने 1,20,000 की जो है इनवॉइस जब अपने क्लाइंट को भेजी है ना, तो वो आपके 1,20,000 के ऊपर इनकम टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ₹1,00,000 तो आपकी सैलरी है, ठीक है, जो आपने एम्प्लॉय को पे करनी है उस एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, वो आपकी अपनी नहीं है, आपको तो सिर्फ 20,000 आपके सर्विस चार्जेस हैं। तो वो जो जिस कंपनी ने आपसे सर्विसेज लिया ना टेक्निकल मैन पावर की, या इसके सेम अप्लाई होता है कंसेप्ट सिक्योरिटी गार्ड की भी, ठीक है, तो वो आपके सर्विस चार्जेस के ऊपर इनकम टैक्स विदहेल्ड करेगा, ना कि टोटल चार्जेस के ऊपर। अब सिक्योरिटी गार्ड की फर्ज करें 18,000 सैलरी है, ठीक है, और 5,000 आपके सर्विस चार्जेस हैं, और टोटल आपने जो है 23,000 की इनवॉइस भेज दी है, तो उस 23,000 के ऊपर वो टैक्स नहीं विदहेल्ड करेगा, वो जो 5,000 आपके सर्विस चार्जेस है ना वो देगा, बशर्ते आपने ऊपर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है कैटेगोरिकली। लेकिन अगर आपने सिंपल लिख दिया कि जनाब 25,000 सैलरी है, या 1,00,000 सॉरी की इनवॉइस है, या 1,20,000 की जो है इनवॉइस है, अब उसमें एम्बिग्विटी है, क्लियरेंस नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप ग्रोस अमाउंट के ऊपर हायर वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करेंगे, क्योंकि कल को अगर असेसमेंट के टाइम पे ये चीज़ उसको वो पकड़ लेता है, तो और इसके ऊपर क्लियरेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जनाब आपको किसने कहा था कि जी वो 1,20,000 में से ₹1,00,000 उसकी सैलरी है, मे बी उसने 50,000 सैलरी दी हो, ठीक है, तो आपने तो इस अपनी साइड कवर करने के लिए, सेफ साइड के लिए, उस सूरत में टोटल वैल्यू के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है। अदरवाइज क्या है कि अगर उसने मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से उसकी इनवॉइस आई हुई है कि से एडवर्टीजमेंट की जगह उसने लिख दिया कि जनाब सैलरी ऑफ गार्ड आगे दिस एंड दैट, उसका नंबर आ गया जी 50,000 है, तो फिर उस सूरत में आपने सिर्फ उसके सर्विस चार्जेस के ऊपर सेल टैक्स विदहेल्ड करना है, जो यहाँ पे उसके एडवर्टीजमेंट के जो चार्जेस हैं वो ये आ रहे हैं। बाकी जब आप करेंगे उसकी फर्ज करें वो मैन पावर की सूरत में है, तो अगर तो वो कंपनी होगा तो उसकी जो अपने सर्विस चार्जेस होंगे उसका 8% ले लेंगे। अगर वो इंडिविजुअल या एओपी कोई फर्म है जो आपको टेक्निकल मैन पावर दे रही है, तो उस सूरत में अगर 1,00,000 प्लस 20,000 उसके सर्विस चार्जेस की इनवॉइस है, तो आपने 10% उस 20,000 के विदहेल्ड करना, ना कि 1,20,000 का, अगर उसने वो मेंशन किया हुआ है। तो ये सर्विसेज का आ गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपके कितने किस्म के होते हैं, नॉर्मली सिविल वर्क या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेबर वर्क या कैरिज। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे है कि फर्ज करें आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई प्लांट अपनी फैक्ट्री का बना रहे हैं, तो उसमें आपका ना जो है आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ठेकेदार के साथ, ठीक है, जिसमें उसने आके वायरिंग वगैरह सारी लगानी है, या उसने आके आपको सारी वो बिल्डिंग वगैरह बना के देनी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस जुमरे में आता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के बाद फर्ज करें आपने कोई इंस्टॉलेशन करवानी है, कोई मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाई है, कोई एसी वगैरह लगवाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए टैक्सेशन अलग है, उसके लिए रेट्स जो हैं वो अलग है। अगर सप्लाईज है, फर्ज करें एसी वगैरह आपने लगवाए हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की इक्विपमेंट्स आपने लगवाई हैं, तो वो फिर सप्लाईज में आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा, जिसके ऊपर फिर आप जो टैक्स रेट लगाएंगे वो ये वाले लगाएंगे कि कंपनी की एक इंडिविजुअल एपी की सूरत में 4.5% और कंपनी की सूरत में 4%। बाकी जो है वो अगर आपने फर्ज करें उसने आके सिविल वर्कर किया है, उसने अगर आके जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सारा काम किया है, ठीक है, वायरिंग वगैरह का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अब इसमें सिंपल उसी तरीके से जो रेट है लिस्टेड कंपनी से अगर आप सर्विस जो है लेंगे, तो उसको पेमेंट करते वक्त जो है सिंपल आप उसका 7% विद हेल्ड कर लेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क डन ₹1,00,000 है, तो लिस्टेड में 7% है, अदर कंपनी के सूरत में एक्टिव का 7% है, फिर 14% है, और स्पोर्ट्समैन वगैरह का जो है सॉरी जो इंडिविजुअल एओपी का है वो 7.5% का रेट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹1,00,000 है, तो आपने जब उसको पेमेंट करनी है तो 7.5 उसका विद हेल्ड करके, ठीक है, ग्रोस अमाउंट का, फिर आपने उसको टोटल पेमेंट करनी है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली होती है, दो तरीके होते हैं, या आप क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब मैं इसको पार्शली पेमेंट करूँ, कंप्लीशन ऑफ वर्क स्टेजेस है कि स्टेज 1 पे ये डिलीवर करेगा, स्टेज 2 पे ये डिलीवर करेगा, फिर इतनी पेमेंट होगी, स्टेज 3 पे इतना डिलीवर करेगा, फिर इतनी पेमेंट होगी। तो उसमें नॉर्मली दो तरीके होते हैं, या तो आप साथ साथ टैक्स भी विद हेल्ड करते जाते हैं, या आप क्या कहते हैं कि जनाब जब आपको हम लास्ट पेमेंट करेंगे ना, फर्ज करें 6 स्टेजेस में पेमेंट करनी है, तो 5 स्टेजेस में आपने टोटल पेमेंट कर दी, जो छठी स्टेज है 6 स्टेज है उसके ऊपर आपने टोटल वैल्यू के ऊपर सेल टैक्स विद हेल्ड करने के बाद फिर उसको पेमेंट कर दी। दोनों तरीके ठीक है, साथ साथ कर लें तभी ठीक है, टोटल वैल्यू पे करना तभी ठीक है, लेकिन असूलन बेहतर यही है कि जिस स्टेज पे आप पेमेंट करें उसी स्टेज पे उसकी टोटल वैल्यू का जो है टैक्स विद हेल्ड कर लें और वो जमा करवा दें। वो किस टाइम जमा करवाना है, क्या तरीका है, वो भी मैंने सारा आपको जो है स्लाइड्स में जो हम कर रहे हैं उसमें मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आ गया किस तरीके से जो है हमने पेमेंट करनी होती है। अच्छा, इसकी जो है आगे हम थोड़ी सी अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं।
और उसके बाद जो है फिर हम टैक्स रिजीम को मैं आपको एक दफ़ा दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लें कि आपके पास जो है एक वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट आई 86,207, सर्विसेज की इनवॉइस है और सेल टैक्स चार्ज किया 16%, ठीक है, और टोटल वैल्यू आपके पास आ गई 100,000 की। ये आपकी जो है आपने कोई सर्विस दिया है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो टेबल 1 पे आते हैं, हमारे पास एक तरफ पार्टी है सेलर की और एक तरफ बुक ऑफ अकाउंट्स है हमारे पास पार्टी बी बायर की। दोनों की जो है हमारे पास बुक ऑफ अकाउंट्स आ गए हैं। जो सेलर है वो भी इनकम टैक्स और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और जो बायर है वो भी इनकम टैक्स में जो है और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। तो टेबल 1 पे हम आते हैं, हमने एक सर्विस दी है और उसकी अब हमने बुकिंग करनी है, ठीक है। अब ये जो मैंने ये जो अपना पैटर्न ये कॉपी किया है, ये हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग वाली ट्रेनिंग से किया है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन वगैरह डिटेल आ रही है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंटिंग की जो ट्रेनिंग ली हुई है तो उनको तो ये बखूबी चीज़ें सारी पता भी हैं, इनको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। हम जस्ट जो है अभी बुकिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने अपना रिसीवेबल क्रिएट किया, ट्रेड डेटर्स को डेबिट करके हमने अपनी अमाउंट से जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी प्लस हमने जो सेल टैक्स की अमाउंट जो चार्ज की थी इनवॉइस के ऊपर 13,793 से अपने डेटर को हिट किया, डेबिट किया। हमारा करंट एसेट था, इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद सेल टैक्स आउटपुट को जो है हमने क्रेडिट किया। अब सेल टैक्स आउटपुट क्या होता है, इसको हम क्रेडिट क्यों करते हैं, ये हम इसको इंशाल्लाह अपने सेल टैक्स वाले पोर्शन में जाके कवर करेंगे। इसको भी आप इग्नोर करें। सिंपल डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने सेल टैक्स जो चार्ज किया था अपने इस कस्टमर बी को, हमने सेल टैक्स अपना इसको क्रेडिट कर दिया। और सेल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमेशा नेट ऑफ टैक्सेस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, तो मैंने अपना रेवेन्यू जो है उसको क्रेडिट किया, इंक्रीज किया, इनकम तो मैंने क्रेडिट कर दिया। मेरी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। ये मैंने अपनी जो है सेल टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, रिसीवेबल की मैंने बुकिंग कर दी। अब जब ये सेम इनवॉइस जो है, ये वाली जो इनवॉइस है, जब मैंने अपने बायर को सेंड की तो वो अपने जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा, वो अपने एक्सपेंस अकाउंट को जो है वो डेबिट कर देगा। उसके बाद वो अपना सेल टैक्स जो है जो हमने इनवॉइस के ऊपर चार्ज किया है उसको डेबिट करेगा। अब आप ये देखें, एक पार्टी का जो सेलर का जो सेल टैक्स है वो आउटपुट है, ठीक है, वो वही टैक्स जो है रजिस्टर्ड बायर की सूरत में उसके लिए वो इनपुट टैक्स हो जाता है। इनपुट आउटपुट की हम जाके अपने सेल टैक्स वाले में कवर करेंगे। और उसके बाद जो है उसकी अपनी लाइबिलिटी उसने क्रिएट कर ली कि उसने जो है अपने ट्रेड क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक पार्टी का जो एक्सपेंस है वो दूसरी पार्टी का जो है वो रेवेन्यू है, एक पार्टी का जो इनपुट टैक्स है वो दूसरी पार्टी का आउटपुट टैक्स है। ये हम आगे चल के इंशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करेंगे। अब जब बायर ने अपने पास इसकी बुकिंग कर लेना, तो जब वो उसकी पेमेंट करेगा तो टेबल नंबर 3 में वो क्या करेगा, अज्यूम करते हैं कि वो अपनी 100% लाइबिलिटी को जो है वो पे आउट कर रहा है, तो उसने अपने ट्रेड क्रेडिटर को डेबिट किया। लाइबिलिटी जब डिक्रीज कर दिया तो डेबिट करते हैं। अज्यूमिंग कि उसने 100% लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ किया तो लाख रुपए से उसने ट्रेड क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। क्रेडिटर इनकम टैक्स लाइबिलिटी, अब उसने जब पेमेंट किया ना विद होल्डिंग एजेंट ने, बायर ने, ये हमारे पास बायर है, तो उसने अपनी लाइबिलिटी जो है क्या की, उसने इंक्रीज कर ली कि जनाब इस लाख रुपए के ऊपर इस 8% का जो है उसने सेल टैक्स इनकम टैक्स जो है वो विद हेल्ड किया। अज्यूमिंग ये कि जो सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो इनकम टैक्स में एक्टिव है। अगर ना होता तो उसके मुताबिक सर्विस के मुताबिक क्या होना था कि कंपनी के लिए 8% रेट है और इनएक्टिव के लिए जो है वो 16% है। तो अज्यूमिंग के वो कंपनी थी और एक्टिव थी तो उसने 8% ग्रोस अमाउंट का जो है वो विदहेल्ड कर लिया। अब ग्रोस, अब देखें जो चीज़ हमने भी पढ़ी थी वो यहाँ पे आ गई जब हमने आपको जो 5W का जो मैंने कंसेप्ट आपको अप्लाई करवाया था। तो यहाँ पे हमने इसको स्टडी भी किया था कि ग्रोस वैल्यू का जो है हमने जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना होता है। यहाँ पे देखें रेफरेंस हमने आपको बता दिया था कि फर्स्ट कैजुअल पार्ट 3 डिवीजन 3 का है कि ग्रोस अमाउंट पे जो है सेल टैक्स विद हेल्ड करना। ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ एंड फ्रॉम होम विद होल्डिंग टैक्स वुड बी डिडक्ट, ये हमने कर लिया था। अब आप देखें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, वही चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल आ रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जब हम लोग थ्योरी को, टैक्स कंप्लायंस को स्टडी कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ों की बेसिस पे जब हम अपना प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सेकेंडली फिर आपको आपका जो कंसेप्ट क्लियर होता है कि यार जो मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, 8% क्यों कर रहा हूँ, किन बेसिस पे कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको जस्ट जेनेरिक बताया, लेकिन जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, वो हमारे पास 8 वीक्स का लाइव ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं।
सर्टिफिकेशन करें इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स लॉ, तो इंशाल्लाह उनको ये हर चीज़ क्लियर होगी जो उनके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। और हमारी ट्रेनिंग से शुक्र अल्लाह का आपका 70 to 80% सिलेबस भी कवर हो जाता है। जब आप कभी ITP के लिए लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उनमें जो चीज़ें वो पैनल पूछते हैं, ठीक है, उसमें से 70-80% आपका जो है हमारी इस ट्रेनिंग से ही जो है कवर हो जाता है। और बड़ा अच्छा जो है हमें फीडबैक भी आता है हमारे स्टूडेंट्स का, जो लोग इस ट्रेनिंग के बाद ITP का लेते हैं। और हम लोग जो है फिर ITP की तैयारी भी करवा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी बता देते हैं। तो जब वो फीडबैक देते हैं तो बड़ी अच्छी फीडबैक मिलती है। ठीक है, उसके बाद उसने जो है ग्रोस अमाउंट का सेल टैक्स भी विद हेल्ड कर लिया, विद होल्डिंग सेल टैक्स FBR। ठीक है, ये इसने विद हेल्ड किया है ग्रोस अमाउंट का सेल टैक्स। इसको इंशाल्लाह हम अपने सेल टैक्स वाले में कवर करेंगे, अभी इग्नोर करते हैं। और उसके बाद उसने बाकी की अमाउंट का जो है पार्टी को चेक बना के दे दिया 87,000। अब जब यही चेक जो है रिसीव किया सेलर ने, तो उसने अपने डेटर को क्रेडिट किया। रिसीवेबल करंट एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारा मेन कंसर्न है ये 8,000 वाला। अब जो है ना लेक्चर बड़े आपने गौर से सुना है, आई नो इट्स अ लिटिल बिट बोरिंग, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें स्टार्टिंग में बोरिंग भी इसलिए हैं क्योंकि मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता होती हैं और जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो हमारे साथ फ्रेश हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो टैक्स की लाइन में न्यू एंट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो उनका भी ख्याल करना है, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको भी टॉलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखें कि जो बायर ने विद होल्डिंग एजेंट ने 8,000 उसने क्रेडिट किया था, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज किया, जो वो जमा करवाएगा, वो जब हमने रिसीव किया चेक तो डेबिट किया। अब डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने जो टैक्स है ये टैक्स अपने 1 साल के बाद जाके जमा करवाना था, लेकिन ये विद होल्डिंग जो टैक्स होता है वो एडवांस में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। ठीक है, कि विद होल्डिंग टैक्स हमारा एडवांस में होता है, तो यानी कि जो टैक्स हमने 1 साल 12 माह बाद जाके पे करना था उसको पार्शली जो है हमने पूरे ड्यूरिंग द ईयर भी हम पे करते हैं। उसके पीछे सारी मैंने आपको कंसेप्ट आपको अभी अभी लेक्चर के अंदर दिया है। जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग में ले रहे हैं लेक्चर्स, तो उनको ये चीज़ें माशाल्लाह सारी क्लियर हो गई होंगी स्टेज पे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही। तो हमने अपने इसको जो है करंट एसेट इसको बनाया कि जनाब ये हमारा लेकिन ये एडजस्टेबल होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वो हम इसको आगे चल के देखते हैं, इसी लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो बहरहाल आप उसने डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए उसने अपना एक एसेट बना दिया। ठीक है, कि ये मेरा एसेट है और उसने करंट एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, उसने एसेट जो है उसको क्या किया, क्रिएट कर लिया। उसके बाद सेल टैक्स आउटपुट को उसने डेबिट किया 5,000 से। वो कौन सा था जो उसने सेल टैक्स विदहेल्ड किया, यानी कि ये एक पार्टी के लिए लाइबिलिटी है तो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, वो करंट एसेट है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ये करंट एसेट है। अब आउटपुट जो है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसी पार्टी का आउटपुट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हम सेल टैक्स वाले में कवर करेंगे। बहरहाल उसके बाद जब उसने चेक रिसीव किया तो उसने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसने डिपॉजिट करवा दिया। बैंक अकाउंट आपका करंट एसेट होता है, इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करते हैं। अब असल में जो हमारा जो है ना कंसेप्ट जो है वो ये मैंने आपको रेड कलर में जो हाईलाइट किया हुआ ये बताना। अब आपने बड़े गौर से सुनना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए बड़े आपने अटेंटिवली जो है इसको अटेंड करना है इस बाकी के लेक्चर को। अच्छा, अब जो आपने ये 8,000 एडवांस में किया ना, इसके साथ सलूक क्या होगा 1 साल के बाद। अज्यूम ये कि ये हमने पार्टी ए की इसी सेलर की जो है इनकम स्टेटमेंट बनाई है और इसी इनवॉइस की बनाई है। ठीक है, अब सारे फिगर जो है अजम्पशन बेसिस पे हैं। इसका जो सेल रेवेन्यू था, सर्विसेज का जो रेवेन्यू था वो क्या था, 86,207। तो ये आ गया। उसकी कॉस्ट ऑफ सेल फर्ज करें ये थी, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, एडमिन के एक्सपेंसेस निकाले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और कॉर्पोरेट टैक्स उसने 9,000 पे किया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसका 3,200 है। अच्छा, अब ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या चीज़ है, कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अज्यूम करें, फ़र्ज़ करें कि जब आपने अपने साल के एंड पे टैक्स की वर्किंग की तो आपको पता चला कि जनाब मैंने जो अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरा आया उसके ऊपर मैंने 9,000 जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। अब बड़े गौर से सुनना है, जो आपकी असल कॉर्पोरेट टैक्स की जो लाइबिलिटी निकली, जो पेबल निकली, ये देखें मैंने लिखा है, लेट्स से इट इज़ अ कैलकुलेटेड टैक्स लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 9,000। अब आपने 9,000 FBR को पे करना है, एडवांस इनकम टैक्स विदहेल्ड डिडक्शन बाय द क्लाइंट। आपको जब पेमेंट मिली तो आपके कस्टमर ने बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट कितना टैक्स विदहेल्ड किया, 8,000। तो 8,000 जो आपने एडवांस में पे किया वो आपने लेस किया,
ठीक है। तो बाकी जो है आपका इनकम टैक्स पे करने वाला कितना निकला 1000, इट विल बी पेड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब आपने ये 1000 पे करना है, 9000 ने क्यों? आपकी लाइबिलिटी थी 9000 साल के एंड पे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने 8000 विद हेल्ड करवा लिया था, इसलिए इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। और उसके बाद जो पेबल निकला वो 1000 निकला। अब आपने ये 1000 जो है उसको इनकम टैक्स जो है जमा करवाना है। अब इसके हम थोड़ी सी डबल एंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। डबल एंट्री फॉर एक्सपेंस बुकिंग ऑफ इनकम टैक्स ए। अब ये 9000 हमने बुक कैसे करना है? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस के अकाउंट लेजर को आपने डेबिट किया, ठीक है। एक्सपेंस आपका डेबिट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट इसका नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है। इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपने डेबिट किया ना, वो आपके लाइबिलिटी में देखें वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस में आ रहा है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट, आपने प्रोविजन क्रिएट कर ली, ठीक है। सर्टेन बैलेंस आपने सेट असाइड किया कि जनाब ये लाइबिलिटी जो है हमने, सॉरी ये जो हमने एक्सपेंस है इसको फ्यूचर में पे करना है, ठीक है। तो आपने अब क्या किया? नेक्स्ट, डबल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये तो आपने अपनी क्या किया, एक्सपेंस बुक कर लिया अक्रूवल कंसेप्ट अकाउंटिंग के बेस पे कि जनाब आज आपका जो एक्सपेंस है वो 9000 का है, ठीक है, वो आपने बुक कर लिया। लेकिन जब आप इसको पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उसमें आपने क्या करना है? अब आपने प्रोविजन कितनी रखी हुई थी? 9000 का आपने एक्सपेंस बुक किया ना, तो अब आपने क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट, आपने इस अमाउंट को, इस अकाउंट हेड को, लेजर अकाउंट को किया डेबिट, ठीक है। और आपका इनकम टैक्स कितना विदहेल्ड हुआ था एडवांस में? 8000। ये 8000 कौन सा है वो देखें, ये वाला है जो आपका एडवांस में विदहेल्ड हुआ था। तो इनकम टैक्स को आपने डेबिट की, सॉरी क्रेडिट किया। और अब डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, डेबिट साइड में आपका 9000 आया और 1000 जो है अब आपका जो टैक्स था वो पेबल था जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, पीएसआईडी वगैरह बना के तो है आपने गोल्ड जमा करवा दिया, ठीक है, इसकी पीएसआईडी जनरेट की और ये जो है 1000 आपने टैक्स पे कर दिया। तो टोटल आपने कितना टैक्स पे किया? 9000, जिसमें से 8000 आपका एडवांस में विदहेल्ड हो गया हुआ था, कस्टमर ने किया, और 1000 अब आपने पीएसआईडी जनरेट करके बना दिया। अब इसका जो है हम देख लेते हैं कि लेजर अकाउंट्स में जो है क्या इफेक्ट आया होगा। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को देखते हैं। जब आपने प्रोविजन क्रिएट की थी तो ये 9000 क्रेडिट किया, और जब आपने टैक्स को पे कर दिया तो प्रोविजन को डेबिट किया, तो आपका जो बैलेंस है वो 0 हो गया। यह आपका प्रोविजन का लेजर है। उसके बाद टैक्स का एक्सपेंस, जब आपने टैक्स को बुक किया तो वो पहले अपने लेजर के अंदर जो है वो डेबिट हुआ, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया, फाइनल अकाउंट्स, ईयर एंड अकाउंट्स आपने बनाए, तो नॉमिनल अकाउंट्स को आपने जब क्लोज किया तो आपने तमाम अपने एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया होगा। तो आपने जब क्रेडिट किया तो आपका जो बैलेंस, जो आपका लेजर है एक्सपेंस का, वो साल के एंड पे 0 हो गया। नॉमिनल अकाउंट था आपने 0 करना था। और उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स का जो करंट एसेट का आपके पास अकाउंट था, उसके साथ क्या सलूक हुआ? जब आपका जो टैक्स विदहेल्ड हुआ था तो आपने डेबिट किया था, यानी कि एडवांस में करंट एसेट जो है वो आपने इसको बुक किया था कि जनाब मैंने इसको एडवांस में जो है मेरे कस्टमर ने इसको विदहेल्ड किया, तो ये हमारा करंट एसेट है, एडजस्टेबल है। उसके बाद जब एडवांस टैक्स एडजस्टेड विद द फाइनल लाइबिलिटी, तो 8000 जो है जब टैक्स आपने उसका अकाउंट 0 किया, एडजस्ट किया अगेंस्ट फाइनल लाइबिलिटी, तो आपने एडवांस इनकम टैक्स विदहेल्ड डिडक्टेड बाय क्लाइंट को किया क्रेडिट। तो उसके बाद क्या हुआ? आपका जो लेजर का बैलेंस है 0 हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक बड़ा बेसिक सा जेनेरिक सा समझ आ गया होगा कि जब एक हम इनवॉइस जो है सेल टैक्स इनवॉइस को इशू करते हैं और उसके ऊपर जब हमारा सेल इनकम टैक्स विदहेल्ड होता है तो वो किस तरीके से उसके साथ ये सलूक होता है। अब ये जो सारी ट्रांजैक्शन है ना, ये तो एक इनवॉइस की है। पूरे साल में 100,000 जो आपकी इनवॉइसेस होंगी और मिलियंस में जो अमाउंट होगी, उन सब के पीछे जो वर्किंग है वो इसी तरीके से हो रही होती है, इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे वैसे मेंशन भी कर दी है, ये मैं आपके साथ जो है शेयर भी कर दूंगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको बल्कि यहीं से बता देता हूँ। जो नॉर्मल टैक्स रिजीम है ना, अब ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सारी करवा दी हैं। अभी अभी जो है जो लोग हमारे साथ लाइव ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आज हमारा फर्स्ट जो है वो लेक्चर है, तो उसके अंदर जो है मैंने आपको ये नॉर्मल टैक्स रिजीम वगैरह बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया। तो मैं उसको जो है दोबारा से यहाँ पे
डिफाइन नहीं करता, लेकिन जस्ट मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है कि नॉर्मल रेट्स होते हैं, लाइक अगर कंपनी है तो उसके लिए 29% है। इसका जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्टेबल होता है। एक्सपेंसेस हो गए, डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, कुछ रिबेट्स लाइक डोनेशन वगैरह वो आपकी अलाउेबल होती हैं। टैक्स क्रेडिट आपको जो है इसका मिल जाता है। उसके बाद जो बैलेंस टैक्स पेबल विद द रिटर्न और रिफंड, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि जो बैलेंस टैक्स है 1000, ठीक है, वो आपने पे करना होता है। और उसके बाद हायर ऑफ बैलेंस, नॉर्मल टैक्स, टर्नओवर टैक्स और एसीटी, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। नॉट फुल एंड फाइनल टैक्सेशन, ठीक है। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर जो एडवांस टैक्सेबल होते हैं वो कौन कौन से एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं? सैलरी 149 है, सेक्शन 153 1A और 1C, ये कौन से हैं? जो मैन्युफैक्चरर और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये वाला देखें सेक्शन 153, ये जो हैं टैक्सीज ये आपके एडजस्टेबल होते हैं। क्योंकि सेक्शन लेक्चर हमारा 153 का है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। उसके बाद मिनिमम टैक्स रिजीम में सेम आपके पास 29% नॉर्मल टैक्स वाले रेट होते हैं, एडजस्टेबल टैक्स होता है बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, इसको हम देख लेते हैं। उसी तरीके से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, रिबेट्स आपको डोनेशन वगैरह भी मिल जाती हैं, टैक्स क्रेडिट भी मिल जाते हैं। बैलेंस टैक्स पेबल विद द रिटर्न और कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर तो आपकी कंपनी है और उसके लिए जो है टैक्स ये एडजस्टेबल है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर उसका ये वाला जो टैक्स है 8000, फर्ज करेंगे 8000 की जगह 11000 होता, तो 2000 उसका रिफंड में हो गया, तो एडजस्टेबल था। तो ये उसका जो है एडवांस टैक्स जो उसने ज़्यादा पे किया था उसमें से 2000 उसको रिफंड मिल जाना था। लेकिन MTR में, मिनिमम टैक्स रिजीम में इस तरह नहीं होता, वो आपको 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये जो है अभी हम आने वाले लेक्चर्स में इसको बड़े अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो इसके साथ जो है फिर हमारे पास फाइनल रिजीम टैक्स रिजीम है, फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की रिजीम है। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ क्या होता है इनकम में कि जी इन दिस केस इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम covered under normal tax regime और final tax regime, thus rates of such income have been also prescribed separately। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो है वो होती है सेक्शन 155 की प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम टैक्स विदहेल्ड करते हैं, सॉरी उससे रिलेटेड है सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इसके ऊपर हमारा पूरा 3 घंटे का लेक्चर भी है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम फाइनल टैक्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और MTR में जो है हमारे पास सेक्शन 153 1A B C, यानी कि तीनों हमारे पास मिनिमम टैक्स रिजीम में आते हैं। अब मिनिमम टैक्स रिजीम कहते क्यों हैं, इसको मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह डिफाइन किया था अपने इस लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर जो है थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब आप ये देखें, सिंपल हमारे पास केस 1 है, ठीक है। उसी तरीके से हमने अज्यूम करके इनकम स्टेटमेंट बना ली है, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल थी, फिर हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस है, तो बहरहाल हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया ये। अब यहाँ पे जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस 64000 है। अब ये किस तरीके से आया इसको देखिएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, वो 197,000 है। अच्छा, अब इनकम टैक्स का जो टैक्स का प्रॉफिट होता है और अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, उसमें कुछ डिफरेंट होता है। क्योंकि जिस तरह आपकी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वगैरह को या प्रोविजन जो आपने क्रिएट की होती है उनको वो इन एडमिसिबल डिडक्शन में डाल देता है। अच्छा, अब ये सारे कैसे आए हैं ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ, और बल्कि मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, इसको मैं जो है ना कर देता हूँ हाइड, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। हम अपने जब रिस्पेक्टिव हमारा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर इसको मैं आपको फिर सारा क्लियर करके बताऊँगा। तो फिलहाल इसको जो है मैं कर देता हूँ हाइड। अज्यूमिंग जो हमारा अकाउंटिंग बिफोर टैक्स आया है वो 197,000 है, ये मैं आपको सर्विस एग्जांपल दे रहा हूँ। और इन एडमिसिबल और एडमिसिबल एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आई है ना, जो लो FBR वर्ड यूज़ करता है टैक्सेबल इनकम, वो हमारे पास आई है 2,22,000, ठीक है। अब ये इसमें डिफरेंस क्यों है, वो एडमिसिबल इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस की वजह से है, वो मैं आगे चल के आपको जो रिस्पेक्टिव स्लाइड है उनमें बताऊंगा। अभी सेक्शन 153 से रिलेटेड जो है, अब उसने मैंने आपको ये बताया था कि कहा है कि हायर ऑफ बैलेंस टैक्स, नॉर्मल टैक्स, टर्नओवर टैक्स और ACT एप्लीकेबल। अच्छा, ये क्या है कि FBR ये कहता है कि जब आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को या आपने टैक्स की इनकम को जब आपने कंप्यूट करना है ना, तो आपने उसके ऊपर 3 तरह का टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, और विच एवर इज हायर आपने पे करना है। तो सिंपल जो टैक्स की लाइबिलिटी थी 29,000, ये कैसे निकली, ये मेरी निकली इस 22,000 पे मेरी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो मेरे पास जो है ये आ गई क्या, नॉर्मल टैक्स के रेट।
उसके बाद मैंने इस दो, अब क्या करना है, मैंने मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी टर्नओवर टैक्स, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हम जो सर्विस देते हैं, हम जो कंपनी है, ठीक है, वो हमारी जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज हमारी, इनमें से कोई सर्विसेज है, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्विसेज वाली है, इसलिए हमारे ऊपर जो है वो 3% टैक्स लगता है। तो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 153(1)(b) 3% पे जो है वो टर्नओवर का लेना है हमने 30,000। तो टर्नओवर हमारा कितना सा 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन का जो है मेरे पास 3% 30,000 आ गया। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, ये क्या होता है, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए इसको हम प्रॉपर जो है सेक्शन 147 के साथ, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो भी ऑलमोस्ट 2+ आवर्स का है, उसमें स्टडी करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है हमारे पास ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास निकल आया 197,000 किसका, इस अकाउंटिंग बिफोर प्रॉफिट टैक्स का, ठीक है। 17% कितना निकला 33,000। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि उसने हमें कहना है टैक्स रिजीम में कि हायर ऑफ बैलेंस नॉर्मल टैक्स, टर्नओवर टैक्स और एसीटी एप्लीकेबल सेम, मिनिमम में भी ये है और नॉर्मल में भी ये है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दिया कि मेरी नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स और ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स में जो हायर है, ठीक है, वो क्या निकला, मेरा नॉर्मल टैक्स निकल आया 64,000। अब ये टैक्स जो है ना मेरा टैक्स एक्सपेंस है, अब ये टैक्स एक्सपेंस मेरा 64,380 यहाँ पे आ गया। इसके पीछे क्या कंसेप्ट होगा, वो ये वाला जो मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है एक्सपेंस बुक किया, डबल एंट्री सारी मैंने बताई। तो सेम जो है वास्ट लेवल पे जो है वो इसी तरीके से वर्किंग होती है। ये मैं एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल उस तरीके से आपने एक्सपेंस बुक किया। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर कुछ एडवांस टैक्स विद होल्डिंग की शक्ल में जो है पे किया होगा। आपके कस्टमर ने फर्ज करें 153(1)(b) सर्विस का आपका ये टैक्स विद हेल्ड किया, कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी में एडवांस टैक्स पे किया, कोई टेलीफोन इंटरनेट का पे कर दिया, कोई गाड़ियों की अपने ऑफिस की कोई रेंट की, सॉरी गाड़ियों की आपने जो है वो करवा दिया, टोकन वगैरह पे किया, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया। इसके अलावा एडवांस टैक्स 147 का, आपने 147 का क्वार्टरली जो है वो टैक्स पे किया। अभी इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये हम लेक्चर नंबर 7 में जो है इसकी पूरी कंप्लाइंस करेंगे, पूरे एक साल के 4 क्वार्टर से एग्जांपल लेंगे। बहरहाल जो टोटल आपने जो टैक्स पे किया हुआ था एडवांस की सूरत में वो 60,000 था। तो अब क्या होगा, आपने एक्सपेंस तो पूरा ये बुक किया जो आपका निकला, उसमें से 60,000 आपने पे किया हुआ था, तो 3,863 बाद में टैक्स पे करना है। अब केस नंबर 2 है हमारे पास, दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम सारा है। बस जो बताने वाली चीज़ वो ये है कि जो यहाँ पे ग्रीन हाईलाइटेड है, अब हमारा इस सूरत में जो है वो हमारा मिनिमम टैक्स वाला टैक्स ज़्यादा है। ये देखें जो हमारा विच एवर इज हायर ABC में मिनिमम में जो है, यानी कि नॉर्मल टैक्स हमारी लाइबिलिटी कितनी निकली 28,000। उसके बाद हमारा जो मिनिमम टैक्स निकला 30,000 निकला, और ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स हमारा कितना निकला 16,000। तो इन तीनों में से हायर, विच एवर इज हायर, नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स और ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, मेरा 30,000 निकला। अब इसमें से जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया था वो लेस करके, तो आपने बाकी का टैक्स इसको क्या किया, जमा करवा दिया। अब इस सूरत में जो है मैंने आपको एक चीज़ जो समझानी है वो ये है कि केस नंबर 2A, अज्यूम करते हैं कि हमारा टर्नओवर 1 मिलियन का था, 3% हमने टर्नओवर टैक्स लगाया तो वो कितना निकला 30,000, और मिनिमम टैक्स जो हमने, सॉरी उसके बाद जो हमने एडवांस टैक्स पे किया हुआ था 27,000 वाला, वो ये आ गया। तो सिंपली हमने बाकी का जो टैक्स था वो ये पे कर दिया। फिर केस ये हमारे पास कब आएगा, जब मिनिमम टैक्स मोर देन द एडवांस टैक्स पेड, ठीक है। ये हमारे पास ये एग्जांपल आ गई, तो जो हमारा मिनिमम टैक्स था वो हमारे पास एडवांस टैक्स से ज़्यादा आ गया, यानी कि एडवांस टैक्स कितना था 27,000 हमने पे किया हुआ था, और मिनिमम कितना निकला 30,000। तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो बिल्कुल हमने जमा करवाना है। दूसरा केस 2B है कि अगर आपका जो है मिनिमम टैक्स जो ऊपर निकला है वो कम होगा जो आपने टैक्स पे किया होगा, अज्यूमिंग कि जी 1 मिलियन का रेवेन्यू था, 3% आपका जो है वो 30,000 आ गया। अब आपका जो एडवांस टैक्स है ना, जो आपके कस्टमर ने विदहेल्ड किया है या किसी तरीके से भी आपने पे किया, वो 37,000 है। तो अब आपका ये ज़्यादा है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये 7,271 जो है ना, अब आपका चला गया है कैरी फॉरवर्ड में। बाय लॉ आप इसको अगले 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि आप मिनिमम टैक्स रिजीम में हैं। वो ये कहता है कि जनाब आप MTR में मिनिमम टैक्स में हैं, इतना टैक्स तो आपने पे करना ही करना है लाजमी, जो आपने ज़्यादा कर दिया वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप MTR में मिनिमम टैक्स रिजीम में हैं।
ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये मिनिमम टैक्स। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं तो फिर आपको जो रिफंड नहीं मिलेगा, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स होता है एडजस्टेबल, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड मैन्युफैक्चरर है इन चीज़ों की, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होना था, आपको 7271 जो है आपको हम रिफंड कर देते। लेकिन आप तो मिनिमम टैक्स रिजीम में है, MTR में है। तो मैंने आपको टैक्स रिजीम में पढ़ाया है कि जनाब बैलेंस ऑफ टैक्स पेबल है, बिल्कुल ठीक है, जो बैलेंस होगा पे करना है। लेकिन अगर आपका टैक्स ज़्यादा है तो आपने उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो क्या होगा कि अगले साल जो आपका टैक्स पेबल निकलेगा उसमें से पहले आपने 7271 लेस करना है, और बाकी जो टैक्स है वो आपको क्या होगा, पे करना होगा। सिंपली ये इस सेंस में आप इसको इस तरह से ले लें कि अगर तो आपका मिनिमम टैक्स, ठीक है, निकल आता है विच एवर इज़ हायर, इस केस में तो लोग कहता है कि जनाब ये तो नाम से जाहिर है मिनिमम टैक्स है, और मिनिमम टैक्स की हमने पूरी कंप्लायंस आपको बताई है कि मिनिमम टैक्स है, ये आपने पे करना ही करना था, ठीक है। अब इसमें से जो है टैक्स आपका अगर तो रह जाएगा बैलेंस तो वो पे करना है, और अगर आपका एडवांस टैक्स ज़्यादा पे हो गया हुआ है तो वो आप अगले 5 साल तक जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और तीसरा केस MTR का बता रहा हूँ, मिनिमम टैक्स रजीम का। उसी तरीके से 1 मिलियन की आपकी जो टैक्स थी, टर्नओवर था, 3% आपका जो है वो 30,000 आ गया। अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था ना वो इस दफ़ा लॉस में आ गया, आपको 1800 का लॉस हो गया है। अब आप चूंकि मिनिमम, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ मज़े की सुनिए, आपने टैक्स पे करना होता है अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं निकली, ठीक है, आपकी इनकम ही नहीं निकली, आपको तो लॉस हो गया 18,000 का। तो क्या अब आप टैक्स नहीं देंगे? नहीं, आप हैं मिनिमम टैक्स रिजीम में, MTR में। तो अब क्या होगा, आपका तो टैक्स विच एवर इज हायर जो निकला है नॉर्मल टैक्स में, मिनिमम में और ऑल्टरनेट में 30,000 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस का लॉस भी हो जाए तो उस साल जो है आपका जो मिनिमम टैक्स जो आपके कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने विद हेल्ड किया होगा वही आपकी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होगी। तो 30,000 जो है आपका, फर्ज कर ले अज्यूम करते हैं पूरे साल में टैक्स विद हेल्ड हुआ था, तो यही आपकी जो है पूरी आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। और अच्छा अब यहाँ पे केस 2 को मैं आपको 2C का जो है वो बता देता हूँ। उसी तरीके से जो है आपको देखें इस साल लॉस हो गया 53,000 का, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट टैक्स एक्सपेंस है वो मैंने क्यों इधर मेंशन किया हुआ है, उसी तरीके से आपको तो लॉस हो गया ना। अब आप देखें आपको तो लॉस हो गया, तो लॉस के ऊपर जो है वो तो टैक्स बनता ही नहीं। इसको मैं बल्कि कर देता हूँ सारा जीरो, लॉस के ऊपर तो टैक्स ही नहीं होता, आपने तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर देना होता है, तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं निकली। लेकिन चूंकि आप मिनिमम टैक्स रजीम में थे, आप MTR में थे, तो आपने टर्नओवर का जो आपकी सेल थी, ठीक है, उसका 3% जो है आपने ले लिया, आप स्पेसिफाइड सर्विसेज में है। तो अब ये जो 30,000 है ना, ये ही 30,000 आपकी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी जो है आप कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो मिनिमम टैक्स रजीम में है ना, आपने तो इतना टैक्स पे करना ही करना है। तो 30,000 जो है अब आपने टैक्स पे करना है, और ये ऑलरेडी आप जो है विद होल्डिंग की मद में ये भी करवा चुके होंगे। जाहिर है आपको पूरे साल में पेमेंट्स भी तो आई होंगी, उनके ऊपर आपके कस्टमर ने टैक्स विद हेल्ड किया होगा। आपने कोई कैश विड्रॉल पे चले नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन अपने एक्सपेंसेस के ऊपर एडवांस में इनकम टैक्स विद हेल्ड किया। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जनाब आपने 30,000 एडवांस में टैक्स पे किया, और मिनिमम टैक्स जो था आपका लॉस की वजह से कंसीडर हुआ, तो वो 30,000 वैसे ही आ गया। तो अज्यूमिंग कि अब ये जो 575 आपका जो टैक्स आ गया कि जी आपकी जो मिनिमम लाइबिलिटी थी, आप बिजनेस के लॉस में थे, आपको यहाँ पे बिजनेस का लॉस हुआ है, लेकिन क्योंकि आप MTR में थे, मिनिमम टैक्स रजीम में थे, तो आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी वो 30,000 की ही कंसीडर की जाएगी। अब पूरे साल में जो आपने एडवांस में टैक्स पे किए, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डाल दी। अज्यूमिंग ये कि जी 30,575 है, तो आपका जो टैक्स है ये आपने एडवांस में विद हेल्ड किया, करवाया, ठीक है, पे किया, तो आपकी जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी 30,000 थी, तो उसी तरीके से आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिफंड नहीं मिलेगा मिनिमम टैक्स रजीम में। तो होपफुली ये एक छोटा सा बड़ा लेक्चर था, ठीक है, जो सेक्शन 153 पे इन डेप्थ बड़ा ही डिटेल मैंने आपको समझाया है, ठीक है, आपको जो है आ गया होगा समझ। अगर कोई चीज़ जो है वो रहती है, ठीक है, तो वो जो है आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है। और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने रिटर्न टू द लाइव ऑनलाइन सेशन, तो दोबारा हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो है अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो लोग हमारे साथ लाइव ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, ठीक है,
इस लेक्चर के एंड पे, आज के लेक्चर के एंड पे हमारे 30 मिनट्स का जो है वो हमारा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप लोगों ने मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। नहीं तो कल का जो सेकंड लाइव ऑनलाइन सेशन है उसमें जब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा होगा तो हम उसमें जो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट्स वगैरह में भी लिख दीजिएगा तो रिजनेबल टाइम के अंदर आपको आंसर भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।